हाय एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ही बात की थी कि हम 2025 वालों के लिए प्रिज्म ग्रुप स्टार्ट करेंगे। ये कम्प्लीटली फ्री इनिशिएटिव है जहां मैं आपको कंप्लीट मेंटोरशिप दूंगा, कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस दिन क्या पढ़ना है, किस दिन ब्रेक लेना है, किस दिन टेस्ट सीरीज़ लगानी है, A to Z हम हर एक चीज़ की बात करेंगे। वैसे मैंने आपको प्रिज्म ग्रुप के बारे में लास्ट वीडियो में ही ब्रीफ कर दिया था। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं उसकी क्लिपिंग यहाँ पे लगा दूंगा, आप पहले उसको देख लो, उसको समझ लो। उसके बाद हम डे वाइज टाइम टेबल देखेंगे कि हमको क्या चीज़ कैसे फॉलो करना है, कब कहाँ फॉलो करना है। एंड उसके बाद हम ये देखेंगे कि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए जो हम रियलाइजेशन टेबल बनाएंगे, रियलाइजेशन चार्ट बनाएंगे, वो कैसे काम करेगा। तो पहले आप एक बार प्रिज्म ग्रुप की ब्रीफिंग देख लो, उसके बाद हम ये टेबल देखते हैं ना। देखो, जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं एक प्रिज्म ग्रुप स्टार्ट करूँगा, प्रिसाइज एंड रिग्रेस इंटेंसिव सीरीज़ फॉर मेंस। क्योंकि आपको प्रीलिम्स से पहले मेंस रेडी होना होगा, आपको मेंस के जितने भी एस्पेक्ट है ना, सबको कवर करना होगा। और इस प्रोसेस में आप प्री को भी कवर करते जाओगे। सबसे पहले आप एक टाइमलाइन देखो। आपका प्री का एग्ज़ाम जो है वो 25 मई 2025 को होगा और आपका मेंस का एग्ज़ाम जो है वो 22 अगस्त 2025 को होगा। मतलब प्री और मेंस के बीच देखोगे तो आपको 89 डेज़ मिल रहा है। आज से बात करो तो आपके पास 10 महीना है और इन 10 महीनों में आप मैक्स टू मैक्स दिसंबर या जैन तक आप मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बाद आपको मिड जैन से प्री के लिए लगना पड़ेगा। डैट मीन्स मेंस का प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास 6-6.5 महीना है। इसीलिए मैंने आपको ये बोला ना कि यू आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। अपने दिमाग में ये बिल्कुल मत लाना कि टाइम आपके पास बहुत है, क्योंकि पलक झपकते ही आपका जुलाई जाएगा, अगस्त जाएगा और सितंबर में देखो यूपीएससी का मेंस है। जैसे ही यूपीएससी का मेंस ख़त्म होता है ना, लगने लगता है कि देखो बस प्री आ ही गया है। और हमको तैयारी ऐसी करनी है कि जो लोग भी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका इन 3-4 महीनों में ऐसा प्रिपरेशन हो जाए कि जब 2024 का मेंस हो तब 2025 वाले भी 2024 के मेंस का पेपर अटेम्प्ट कर सकें। डैट मीन्स 20 सितंबर से यूपीएससी का मेंस है, तो 20 सितंबर तक आपका 70 to 80% मेंस ख़त्म हो जाना चाहिए। और ख़त्म होने की टेंशन मत लो, मैं आपका कराऊंगा ख़त्म। देखो, सबसे पहले क्या करना है, प्रिज्म ग्रुप में हम क्या करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि 2024 का जो आपने प्री दिया है ना, उसका आप एक सेल्फ एनालिसिस चार्ट बनाओगे। इस चार्ट को बनाने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। देखो, गलती करने में कोई हर्ज नहीं होता, बट अगर आप गलतियों से नहीं सीख रहे हो तो ये यूपीएससी का साइकिल ना इंसान को खा जाता है। और जो गलतियाँ आपने 2024 में की हैं, उन गलतियों को मैं आपको 2025 में रिपीट नहीं करने दूंगा। इसीलिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 2024 का जो आपने पेपर दे रखा है उसका एक सेल्फ एनालिसिस चार्ट प्रिपेयर करेंगे, कहाँ हमने क्या गलती की है उसको समझेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। नाउ प्रिज्म ग्रुप में हम क्या करेंगे, मैं आपको डेली, वीकली और मंथली प्लानर प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि देखो ना, टाइमलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इम्पोज टाइमलाइन, एक होता है सेल्फ मेड टाइमलाइन। जो हम टाइमलाइन खुद से बनाते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल बनाते हैं। किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमने 2 घंटा रखा है, 2 दिन रखा है, हमारा 2 दिन में नहीं हुआ तो हम उसको 3 दिन बढ़ा देते हैं, 4 दिन बढ़ा देते हैं। बट ये जो एक्सटेंशन है ना, हमेशा हमको डिबैकल की तरफ ही ले जाता है। क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एफिशिएंसी तभी आती है जब स्कार्सिटी होती है। टाइम का स्कार्सिटी आपके रहेगा, टाइम लिमिटेड रहेगा, तभी आप एफिशिएंट तरीके से काम कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको डेली, वीकली, मंथली प्लानर दूंगा कि इस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कब आपका रिवीजन डे होगा, कब आपका टेस्ट डे होगा, कब आपका लीजर डे होगा। उन सारी चीज़ को हम डिसाइड करेंगे। और मंथ एंड में हम एक रियलाइजेशन शीट प्रिपेयर करेंगे। वो शीट एक तरीके से हमारा आई ओपनर का काम करेगा कि इन पूरे महीने हमने क्या किया है, जो शेड्यूल हमने बनाया, जो टारगेट हमने बनाया, जो प्लान हमने बनाया, उसको कितना फॉलो किया, कितना फॉलो नहीं किया। और मान लो बहुत लोग ऐसे हैं जो अकेले घर पे पढ़ते हैं, उनका कोई पीयर ग्रुप नहीं है, तो इस शीट से आपको ये पता चलेगा कि जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपका कॉम्पिटिटर है, वो कितना प्रिपेयर कर रहा है, वो कितना पढ़ रहा है और आप कितना पढ़ रहे हो। इससे ना आपको रियल कंपटीशन का आइडिया होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम फॉल्स सेंस में ही जीते रहते हैं कि हमने बहुत पढ़ाई की, 9 घंटे 10 घंटे बुक खोल के रखे रहते हैं, बट इफेक्टिवली कुछ पढ़ाई होती नहीं है। तो 1 महीने बाद जब आप ये देखोगे कि आपने कितनी पढ़ाई की, कितना चीज़ें कवर की, आपको कितना आता है, कितना आपने इनपुट दिया, उसका कितना आउटपुट निकला, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने उस पूरे मंथ क्या किया। और देखो, ये एक्सरसाइज हम स्टार्टिंग मंथ से करेंगे ना, तो जो लास्ट के मंथ में जाके, प्री से पहले जाके, प्री से 1-2 महीने पहले जाके हमको ये रियलाइजेशन होता है कि हमने पूरा साल बर्बाद कर दिया। जो एक रिग्रेट की फीलिंग आती है ना, वो नहीं होगी। इसके बाद हम लोग प्री प्लस मेंस दोनों साथ में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप स्पेक्ट्रम कंप्लीट कर लिए, तो स्पेक्ट्रम कंप्लीट करने के बाद हम प्रीलिम्स के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको लगाएंगे, प्लस
PYQs का हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे। इससे जो आपका मेंस है, प्री है, दोनों चलता रहेगा। प्लस कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उसका सोर्स देखेंगे कि आप कौन से टॉपिक को किस सोर्स से कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट वन, एक्टिव रिकॉलिंग शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हमको बार बार रिवाइज करना होता है। उसके लिए मैं आपको एक्टिव रिकॉलिंग शीट प्रोवाइड करूँगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, लक्ष्मीकांत का एक्टिव रिकॉलिंग शीट है। आपने एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ के रख दो। उसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है ना, उनको आप सॉल्व करो, उनके आप आंसर लिखो। और देखो, सिर्फ आपको ये पढ़ना नहीं है, इन क्वेश्चंस के आंसर को लिख के आपको ग्रुप पे सबमिट भी करना है। क्योंकि देखो, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी ना, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूंगा, ये PDF प्रोवाइड कर दूंगा, और ये PDF आपके किसी फोल्डर में जाके पड़ा रहेगा। ये कभी खुलने वाला नहीं है, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये देखो, ये ज्योग्राफी का एक्टिव रिकॉलिंग शीट है। यहाँ पे देखो ना, मैंने इसको लास्ट ईयर भी दिया था। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, 74 देखो, ये कोरियोलिस फोर्स के बारे में है, ठीक है। यहाँ देखो कोरियोलिस फोर्स, और UPSC 2024 में भी कोरियोलिस फोर्स के बारे में दिया गया था। आप इस शीट को पढ़ते, इस शीट के क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो कोरियोलिस फोर्स जो कि NCERT में बहुत ही बोल्डली मेंशन है, प्रॉपर उसका डायग्राम बना के दिया है, उन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर लेते। तो ये एक्टिव रिकॉलिंग शीट बहुत काम आने वाला है। जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, इसको आप फिलअप करते जाना। नेक्स्ट वन इज़ आंसर राइटिंग। यहाँ हमने बात कर ही ली है। जो हम MCG का कंपोनेंट चलाएंगे, जो वीडियोज़ यूट्यूब पे आएंगी, उनको आप देखो, क्योंकि आंसर राइटिंग में वहाँ पे 0 से स्टार्ट करूँगा। कैसे इंट्रो लिखा जाता है, कैसे बॉडी लिखा जाता है, कैसे कंक्लूड किया जाता है, कैसे टॉपर्स कॉपी का एनालाइज किया जाता है, क्या एलिमेंट्स हम वहाँ से ले सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं। क्योंकि देखो, टॉपर्स कॉपी भी ना कोई बाइबल नहीं है कि टॉपर्स कैसे भी आंसर लिख दिया आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगो। क्योंकि टॉपर्स के आंसर भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा 2023 में क्वालिफाई कर रहा है और आप उसकी 2016 की, 2015 की, 2017 की कॉपी देख रहे हो, तो बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि 4-5 साल में आंसर लिखने के तरीके में, नॉलेज में बहुत फ़र्क आता है। और दूसरी चीज़ ये कि हर टॉपर हर सब्जेक्ट का मास्टर नहीं होता है। मान लो किसी की रैंक 100 आई, हो सकता है उसका GS1 बहुत ख़राब हो, GS1 में उसको बहुत ख़राब मार्क्स मिला हो, बट GS2 में उसको अच्छा मार्क्स मिला हो, GS3 में अच्छा मार्क्स मिला हो, इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिला हो। तो जब भी आप टॉपर्स की आंसर कॉपी देखोगे, तो आप मेनली ये देखो कि किस GS में किसको कितना अच्छा मार्क्स मिला है, और उस हिसाब से हमको टॉपर्स की कॉपी को रेफ़र करना है। हम लोग ब्लाइंडली सिर्फ टॉपर्स की कॉपी को ये देख के कि किसका कितना रैंक आई है और रेफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं ना, वहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। सब टॉपर्स का सारा सब्जेक्ट अच्छा नहीं होता, सारा GS पेपर अच्छा नहीं होता। इसीलिए हम पिक एंड चूज़ करेंगे। आंसर राइटिंग में, MCG कंपोनेंट में हम यही सब सीखेंगे। ना देखो, आप ये सारी चीज़ें करोगे तो मिड जैन तक आप मेंस रेडी हो जाओगे। प्लस ऑप्शनल, देखो ऑप्शनल आपको खुद करना होगा। जो मैं यहाँ पे प्लानर बनाऊँगा, वहाँ पे आपको ऑप्शनल का भी टाइम मिलेगा, क्योंकि ऑप्शनल जो है वो मेक और ब्रेक का काम करता है। आपको सिर्फ GS पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि GS में एक हद तक ही आप नंबर ला सकते हो। मेजर खेलना ऑप्शनल कर देता है, इसलिए ऑप्शनल आपको साइड बाय साइड लेके चलना है, और ऑप्शनल को भी आपको अक्टूबर-नवंबर तक ख़त्म कर देना है। तो हम मिड जैन तक मेंस रेडी हो जाएंगे। प्लस जब आप मेंस की चीज़ें पढ़ोगे, तो आपके प्रीलिम्स का जो प्रिपरेशन रहेगा वो भी किक ऑफ कर चुका रहेगा। मिड जैन के बाद हम मार्च तक या फेब तक वीकली आंसर राइटिंग करेंगे। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन फुल फ्लेजेड स्टार्ट होगी, क्योंकि प्री को आपको लास्ट में 3-3.5 महीना देना होगा। सो नाउ ये तो क्लियर हो गया कि प्रिज्म ग्रुप में हम सब कुछ कवर करेंगे। प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड पढ़ाई होगी। इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंटेंट कंसोलिडेशन, वो भी हम करेंगे, ताकि लास्ट में जाके सब कुछ आपके ऊपर डंप ना हो जाए। बिकॉज प्री और मेंस के बीच का जो टाइम होता है ना, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन हो सकता है, और आप इफ़ेक्टिवली रिवीजन तभी कर पाओगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा। लेट मी शो यू वन थिंग। ये देखो, जो 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मेंस देने वाले हैं, उनका ये 75 डेज़ का टाइम टेबल है, जो मेंस कैटलिस्ट ग्रुप में एडेड है। ऑलमोस्ट हमारे साथ 2000 लोग ऐसे हैं जो मेंस दे रहे हैं। यहाँ पे आप टाइम टेबल देखो तो बहुत ही टाइटली पैक्ड टाइम टेबल है। एक दिन के अंदर आपको आर्ट एंड कल्चर भी ख़त्म करना है, एथिक्स की केस स्टडीज़ भी करनी है, इसके साथ आपको आंसर राइटिंग भी करनी है। तो जो मैंने आपको बोला है कि जितना आपके पास टाइम रहेगा उतना टाइम आप वेस्ट करोगे। एक पार्किंसन लॉ होता है, वो सिंपली ये कहता है कि अगर हमारे पास ज़्यादा टाइम रहेगा तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, और अगर हमारे पास कम टाइम रहेगा तो हम टाइम को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करेंगे। सो देखो, भले ही ये प्रोग्राम फ्री है, बट इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है? आपका टाइम है। सो उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है एंड गिव योर 200%। नाउ लेट अस सी कि प्लानिंग कैसे हमारी होगी, क्या हम करेंगे पहले और क्या हम बाद में करेंगे। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ देख लो, आपका एग्ज़ाम जो है वो 25 तारीख को है, 25 मई को है। जैन मिड तक तो हम मेंस का ही करेंगे। मेंस क्या, प्री प्लस मेंस करेंगे। और मिड जैन के बाद जो 3-3.5 महीना रहेगा ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ेंगे।
और मिड जैन तक कितना हम तैयार हो जाएंगे, इतना हमारी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगी कि प्री के बाद रास्ता बहुत साफ़ हो जाएगा। इनफैक्ट जो ये 3.5 महीना रहेगा मिड जैन से 25 मई तक, इसमें भी सिर्फ आपको रिवीजन करना रहेगा, टेस्ट सीरीज़ लगानी रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके रहेंगे। देखो सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो सबसे पहला टास्क है ना, वो 2024 का जो प्री हुआ था उसका सेल्फ एनालिसिस चार्ट बनाना है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा, जब तक आप इस पर काम नहीं करोगे कि 2024 में गलतियाँ कहाँ हुई और क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, कहाँ पे हम अपने आप को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो 2025 में भी सेम गलती रिपीट करोगे। तो जो ये सेल्फ एनालिसिस चार्ट है, ये चार्ट मैं आपको 2-3 दिन में टेलीग्राम पे दे दूँगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, 15 तारीख को मैं आपको दे दूँगा। तो आप क्या करना, मान लो 15 का जो टाइम टेबल है उसको 16 को आप शिफ्ट कर देना। बट ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या करना, आप जो 2024 का पेपर दिए हैं वो अपना 2024 वाला पेपर उठाएंगे कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या टिक लगाया है, ये क्वेश्चन मेरा गलत क्यों हुआ, क्या ये मेरे रिसोर्स में नहीं था, क्या मैं इसको पढ़ के नहीं गया था, या फिर मैं इसको पढ़ के गया था बट वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, या फिर मेरी सिली मिस्टेक हो गई थी। जितने भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं एक क्वेश्चन को गलत करने के, आप उन सबको आइडेंटिफाई करोगे, ताकि आप फाइनली ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपकी वीकनेस क्या है, क्या आपकी कमी है, और हमको इन 10 महीनों में अपने किस कमी पे काम करना है। तो ये सेल्फ एनालिसिस चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 दिन में मैं डाल दूंगा। तो सबसे पहले आप उसी को एनालाइज करना और प्रॉपरली उसको फिल करना, एक एक क्वेश्चन को देखना ना। सबसे पहले हम ना इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी ऑलमोस्ट आप सभी ने पढ़ा है, और पॉलिटी से स्टार्ट करने का सबसे पहला रीज़न ये है कि जो पॉलिटी का रिसोर्स है ना, बहुत ज़्यादा डिफाइंड है। आपको मल्टीपल रिसोर्स नहीं पढ़ना है, आप एक रिसोर्स अच्छे से पढ़ लोगे तो आप ऑलमोस्ट गारंटी दे सकते हो कि आप ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। तो स्टार्टिंग में ना ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी होता है। प्लस आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और न्यूज़पेपर में, करंट अफेयर्स में मेनली जो पॉलिटी होता है, इकोनॉमी होता है, इसका ज़्यादा वेटेज होता है। इसको समझने के लिए भी आपको पॉलिटी पहले पढ़नी होगी। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे, जो हमारा पॉलिटी में क्लास 11th की बुक है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको हम देखेंगे। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत सिंपल वे में लिखा गया है। और पॉलिटी के जो एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, जो आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगे, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। टोटल 10 चैप्टर है, 5 चैप्टर हम एक दिन करेंगे, 5 चैप्टर हम दूसरे दिन करेंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं 13 तारीख को टेलीग्राम पे इसका नोट्स अपलोड कर दूंगा। ये आप देख सकते हो, पॉलिटी का नोट्स है। क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे पॉलिटी के एनसीईआरटी के नोट्स हैं ये। क्लास 8 हो गया, इसके बाद यहाँ पे देखो क्लास 9 हो गया, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्लास 11th है। लेट मी शो यू, ये आपका क्लास 10 हो गया, इसके बाद ये आपका क्लास 11th है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। आपको इसके नोट्स नहीं प्रिपेयर करने हैं, इसको आप पढ़ लेना, उसके बाद आप इसको फॉलो कर लेना। जो भी आपको एक्स्ट्रा दिखे, जो भी आपको लगे कि आपको यहाँ पे ऐड करना है, उसको यहाँ पे मार्जिन पे ऐड कर देना। अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये बुक है वो समझने वाली है, इसको आपको रटना नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लक्ष्मीकांत से स्टार्ट करेंगे, और लक्ष्मीकांत में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको साथ में पढ़ना है। उन चैप्टर्स को पढ़ने के साथ साथ हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 14 तारीख को आप ये 6 चैप्टर्स पढ़ोगे, इनको पढ़ने के बाद मैं आपको एक रिकॉलिंग शीट दूंगा, जो मैंने आपको अभी दिखाया था पॉलिटी का जो रिकॉलिंग शीट था ना, वो दूंगा। आप उनको फिल करना। मान लो पूरे दिन आपने इसको पढ़ा, उसके बाद रात में आप उस शीट को फिल करना, एंड फाइनली आप देखना कि पॉलिटी में इन चैप्टर से कौन कौन से PYQs पूछे गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको पॉलिटी के हर चैप्टर से डील करना है, किस दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। और जो मेंशन है कोशिश करना कि उस दिन ये पर्टिकुलर टारगेट ख़त्म करना, क्योंकि आप एक दिन छोड़ोगे उसका टारगेट दूसरे दिन जाएगा, तीसरे दिन जाएगा, एंड फाइनली 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है। फिर ना हम टाइम टेबल फॉलो कर पाते हैं, ना शेड्यूल फॉलो कर पाते हैं। इन सब के साथ दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा आपका करंट अफेयर चलता रहेगा। ये जुलाई चल रहा है तो आप जून का करंट अफेयर पढ़ोगे प्लस मई का पढ़ोगे, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटी रहा। यहाँ देखो ये पूरा पॉलिटी जाएगा। ये 19 जुलाई का रिवीजन टाइम है, बैकलॉग कंप्लीशन टाइम। देखो ये ना मेनली प्री प्लस मेंस में काम करेगा, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं पॉलिटी में, या फिर आप कहो GS2 में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली मेंस के लिए बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये स्पेसिफिकली आपका मेंस में दिया है, GS2 का पार्ट है। इसको हम 28 तारीख को करेंगे। इसको कहाँ से करना है, कैसे करना है, किस मटेरियल से करना है, वो मैं अपने प्रिज्म ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। उसी तरीके से GS2 का जो दूसरा टॉपिक है, सेलिएंट फीचर ऑफ RP एक्ट, NGO हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया, उसके भी मटेरियल्स मैं प्रिज्म ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा 29 जुलाई को। तो आप इन अपलोडेड मटेरियल से इनको कंप्लीट करना।
इनको कंप्लीट करने के साथ साथ आपको ये देखना होगा कि GS2 में या GS2 होगा, GS2 में इस टॉपिक से कौन से PYQs पूछे गए हैं। इस तरीके से पढ़ोगे तो आप UPSC की डिमांड को फुलफ़िल कर पाओगे। आप वो नहीं पढ़ोगे जो आप चाहते हो, बल्कि आप वो पढ़ोगे जो UPSC चाहता है। ये हमारा पॉलिटी हो गया। यहाँ पे हम पॉलिटी प्लस GS2 दोनों कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो सेकंड टारगेट आता है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में देखो मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में काफ़ी चीज़ें आती हैं। एग्जैक्ट टॉपिक आपको क्या पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग में, वो मैं प्रिज्म ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा 31 तारीख को, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को। तो मनी एंड बैंकिंग में जैसे बहुत चीज़ें आती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, शेयर मार्केट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एक्सेट्रा, काफ़ी चीज़ें आती हैं। वो हम डे वाइज देखते रहेंगे क्या चीज़ आपको पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है। आप चाहे मृणाल सर से पढ़ सकते हो, विवेक सिंह से पढ़ सकते हो, या फिर श्री राम IAS की जो बुक है ना उससे भी आप पढ़ सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप कोई भी रिसोर्स अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जिस दिन जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसका हम PYQ देखेंगे। और देखो जैसे यहाँ पे हम GS2 काफ़ी कुछ कंप्लीट कर चुके रहेंगे, तो यहाँ पे आप GS2 का ना कुछ PYQs देखोगे। आपको किसी रैंडम टेस्ट सीरीज़, किसी रैंडम मॉक को नहीं लगाना है, आपको PYQ ही लगाना है, क्योंकि PYQ से आप एग्जैक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे जो UPSC में पूछा गया है। तो यहाँ पे GS2 का चलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स देखेंगे। एक हफ्ते बाद देखो बैकलॉग सेशन है, जो हफ्ते भर आपका बैकलॉग इकट्ठा होते रहेगा, यहाँ पे आप उसको कंप्लीट करना। इसका देखो हम 8 अगस्त को बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। जैसा आपको पता होगा कि 23 जुलाई को बजट और इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, बट शुरुआत में हम उसको नहीं पढ़ेंगे। एक बार हम इकोनॉमिक सेक्शन में आ जाएंगे, जो मोटी मोटी चीज़ें हमारे बजट की होती हैं, जो ओवरव्यू होता है, जो स्टैटिक पार्ट होता है, उसको हम देख लेंगे। उसके बाद हम बजट इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। इसकी मैं क्लास ले लूँगा प्रॉपर, तो इसको आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ साथ जो आपका GS पेपर 3 में गवर्नमेंट बजटिंग है ना, वो टॉपिक भी इसी दिन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी GDP, इन्फ्लेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक्स आप शेड्यूल वाइज कंप्लीट करते जाना। इसके साथ जो PYQs है वो, प्लस जो मंथली करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट देखो यहाँ तो हम प्रीलिम्स प्लस मेंस चलेंगे, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसा है जो स्पेसिफिकली मेंस में आता है। जैसे GS3 में आप देखोगे इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज़। इसका इन्वेस्टमेंट मॉडल हो गया। कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैं प्रिज्म ग्रुप पे जो उसके नोट्स हैं प्लस जो रेफरेंस मटेरियल है उसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको देखना। उसी तरह ये GS3 का है, ये एग्रीकल्चर पार्ट है। ये सारे जो है ना वो मेंस वाले हैं। यहाँ से आप कंटेंट बनाओगे प्लस कंटेंट को कंसोलिडेट करोगे। एक अच्छा कंटेंट रहेगा आपके पास, एक टू द पॉइंट कंटेंट रहेगा, तभी आप उससे टू द पॉइंट आंसर लिख पाओगे। इस पूरे हफ्ते आपका GS3 चलेगा। GS3 कंप्लीट होने के बाद हम ज्योग्राफी पे आएंगे। ज्योग्राफी का देखो सिंपल एक रिसोर्स है, वो है NCERT प्लस राजतनिल मैम के वीडियोज़। राजतनिल मैम के वीडियोज़ बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सेम रहेंगे, चाहे आप जो भी एक्स्ट्रा रिसोर्स रेफ़र करो। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्लास 11th की NCERT है। इसको पढ़ने के बाद जो मैंने आपको ज्योग्राफी की एक्टिव रिकॉलिंग शीट दिखाई है उसको आप कंप्लीट करोगे। जिस दिन पढ़ोगे उसी दिन आप एक्टिव रिकॉलिंग शीट को कंप्लीट करोगे। देखो एक्टिव रिकॉलिंग शीट में आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की भी NCERT मिलेगी। और ये तो NCERT आप पढ़ नहीं रहे हो, बट जो आप राजतनिल मैम के वीडियो से कवर करोगे, या फिर आप मान लो किसी XYZ कोचिंग का मटेरियल यूज़ कर रहे हो, चाहे PMF IAS हो गया या फिर कोई भी हो गया, वहाँ से आपके क्लास 6, 7, 8, 9, 10 के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो उनको पढ़ने के बाद आप एक्टिव रिकॉलिंग शीट लगाना। लेकिन क्लास 11th की बुक आपको खुद से पढ़नी है, लाइन बाय लाइन हर चीज़ पढ़नी है। आप 2024 का पेपर देखोगे तो वर्बेटिम क्वेश्चन आया था, और ऐसा नहीं कि 2024 में ही पूछा गया, इसके पहले भी देखोगे तो क्लास 11th की NCERT से बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। फिर भी पता नहीं बहुत लोग उसको क्यों इग्नोर करते हैं। जस्ट बिकॉज वो NCERT है, जस्ट बिकॉज वो स्कूल की बुक है, तो काफ़ी लोग उसको तवज्जो नहीं देते हैं। बट 2024 का पेपर देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि क्लास 11th की NCERT, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी की NCERT कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने प्रॉपर एक एक दिन डेडिकेट किया NCERT पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आप NCERT कंप्लीट करना, उसके साथ यहाँ पे जो एक्टिव रिकॉलिंग शीट है उसको लगाना, ठीक है। ये तो आपका प्री प्लस मेंस दोनों चलेगा। इसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं GS1 में जो स्पेसिफिकली मेंस में आते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना। ये देखो GS1 का पार्ट है, बट इसका रिलेवेंस आपको GS3 में भी मिलेगा। जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है ना, वहाँ भी आपको सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें आप साथ करोगे, ये टॉपिक और ये टॉपिक आप साथ में पढ़ोगे ना। ज्योग्राफी के बाद सीधे सीधे आप एनवायरनमेंट पे आ जाना, क्योंकि काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी में ओवरलैप करते हैं।
एनवायरनमेंट के लिए आप चाहे शंकर IAS यूज़ करो, चाहे PMF IAS यूज़ करो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। बट जो यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक्स को आप इन करस्पॉन्डिंग मटेरियल से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा। देखो जो एनवायरनमेंट आपका GS3 में दिया गया है, जो मेंस का सिलेबस है, वहाँ मोटा मोटा जो क्वेश्चन आता है वो या तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रहता है या तो पॉल्यूशन से रहता है। करंट अफेयर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इनके साथ साथ जो यहाँ पे आप करंट अफेयर करते रहोगे ना, यहाँ पे आपका GS3 का जो एनवायरनमेंट रहेगा वो भी आपका कवर होते रहेगा। इसके बाद आप क्या करोगे, जब आप सितंबर में घुसोगे या फिर मिड सितंबर में जब आओगे, यहाँ पे देखो 17 सितंबर से, तब आप एथिक्स स्टार्ट करोगे पढ़ना। ये कह सकते हो कि आपका ये फेज़ 2 है। यहाँ से स्पेसिफिकली जो मेंस के टॉपिक्स हैं जो सिर्फ मेंस से पूछे जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स को आप कवर करोगे। जैसे एथिक्स के लिए चाहे आप DK बालाजी की बुक पढ़ो या फिर मेरे नोट्स पढ़ो, या तो आपने कोई अपने नोट्स बनाए होंगे तो उनको आप रेफ़र कर लेना। यहाँ के जो भी वैल्यू एडिशन पॉइंट्स रहेंगे उनको मैं ग्रुप पे अपलोड करते रहूँगा, ठीक है। तो ये आपका एथिक्स का शेड्यूल हो गया। एथिक्स में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो GS2 और GS4 इनमें ओवरलैप होता है। जैसे देखो GS4 में एक टॉपिक है प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, और सेम टॉपिक या फिर सेम सब टॉपिक आप कह सकते हो GS2 में भी है गवर्नेंस हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस। ये चीज़ आपको दोनों में पढ़नी है, एथिक्स में भी पढ़नी है और GS2 में भी पढ़नी है। तो इन दोनों को आप साथ में करना। इसके बाद GS4 में एक टॉपिक है पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यू एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और GS2 में एक टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। तो इन दोनों को आपको साथ में पढ़ना है। एथिक्स के बाद हम क्या करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री देखो आपका ये चलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का सिंपली एक रिसोर्स पढ़नी है आपको, स्पेक्ट्रम। ये आपका प्री भी होगा और आपका मेंस भी होगा। यहाँ देखो एथिक्स में आप 26 सितंबर तक थियरी करोगे। इसके बाद इन 4 दिन 30, 1, 2, 3 आप केस स्टडीज़ करोगे। आप 6 केस स्टडीज़ करोगे 4 दिन। इन केस स्टडीज़ को मैं ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, वही आपको करना रहेगा। यहाँ आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद क्या करना है आपको, सिक्योरिटी करना है। कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसका रेफरेंस मटेरियल मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, उसको देख लेना। इसके साथ आप क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करोगे। मान लो ये टॉपिक आपने कर लिया तो जो PYQ में पूछा गया है वहाँ से 2 PYQ आप अटेम्प्ट करोगे। उसी तरह इसको कंप्लीट करने के बाद 2 PYQ अटेम्प्ट करोगे। इस तरीके से आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई होगी। यहाँ आपका सिक्योरिटी होगा। सिक्योरिटी के बाद जो साइंस एंड टेक है उसको मैंने 3 से 4 दिन दिया है। रीज़न बीइंग कि जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आते हैं ना वो मेनली करंट अफेयर बेस्ड आते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि स्टैटिक में दिया आप उसको रट के जाओ और कर लो। जितने भी न्यू डेवलपमेंट हुई है, जो भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, करंट अफेयर से कवर होता है। तो जिन चीज़ों को आप यहाँ करंट अफेयर से कवर कर रहे होगे उससे आपका साइंस एंड टेक भी कवर होते रहेगा। साइंस एंड टेक के बाद हम क्या करेंगे, सोसाइटी करेंगे। GS1 का ये पार्ट है, छोटा टॉपिक और इससे आपको हाई रिटर्न मिलेगा। देखो सोसाइटी में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो GS2 से ओवरलैप होता है। जैसे GS1 का जो ये पार्ट है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, इससे रिलेटेड GS2 में आता है सोशल जस्टिस, जहाँ पे इशू रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। तो इन दोनों को आपको साथ में कंप्लीट करना है। इसके बाद 3 दिन आपकी दिवाली रहेगी, 31, 1, 2, तो आप दिवाली मनाओ। इसके बाद 2 टॉपिक आपका बचा रहेगा, एक GS1 से सोसाइटी का और GS2 से सोशल जस्टिस का। इनको साथ में कंप्लीट करना अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। यहाँ आपका काफ़ी हद तक GS1 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद GS2 का भी मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इसके बाद हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। और देखो एंशिएंट हिस्ट्री आप अभी पढ़ लेना, यहाँ छोड़ना मत कि इसको हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री का वेटेज प्री में भी है प्लस मेंस में भी है, ठीक है। और इसके लिए कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है, तो RS शर्मा ओल्ड NCERT है। चाहे इसके साथ आप तमिलनाडु बोर्ड की पढ़ सकते हो। ये आपका मेंस में काम देगा, जो एनालिसिस पार्ट उसमें काम देगा। इसके साथ आपको ल्यूसेंट पढ़ना है। देखो ल्यूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेसिफिकली मिडिवल के लिए तो आपको ल्यूसेंट ही पढ़ना है। ल्यूसेंट के साथ में कुछ रेफरेंस मटेरियल ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी देख लेना। इसका दिया आपका पोर्शन रहेगा आर्ट एंड कल्चर का, नितिन सिंघानिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट आपका मैक्सिमम पोर्शन GS1 का, 2 का, 3 का कंप्लीट हो चुका है। बट फिर भी यहाँ पे 10 दिन दिया गया है, 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो भी बफर जोन है, थोड़ा सा आपका GS1 में बच रहा है, थोड़ा GS2 में बच रहा है, उनको यहाँ पे कंप्लीट करोगे। इसके बाद ये जो पूरा 1 हफ़्ता है ना, यहाँ पे जो भी आपके बैकलॉग्स हैं, जो भी आपको फुल लेंथ टेस्ट देने होंगे वो करोगे। क्योंकि देखो ये 7-8 महीने का प्लान है, तो ऐसा नहीं कि आप हर दिन पढ़ोगे, बैकलॉग आपके बनेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन ऐसे ही रहोगे, किसी दिन ऐसे भी होगा। लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि हर दिन ऊपर नीचे जाओ, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, नीचे नहीं जाना है। तो चाहे कम भी पढ़ाई हो, बट कोई ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है। सो देखो इस तरीके से हम कंप्लीट सिलेबस 8 दिसंबर तक कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। जैसे सबसे पहले आप हिस्ट्री रिवाइज़ करोगे,
उसका हिस्ट्री का आप सेक्शनल टेस्ट दोगे, सोसाइटी करोगे सोसाइटी का टेस्ट दोगे, ज्योग्राफी करोगे ज्योग्राफी का टेस्ट दोगे। फाइनली आपका पूरा GS1 हो गया तो आप GS1 का एक FLT दोगे। पॉलिटी रिवाइज़ करोगे, पॉलिटी का सेक्शनल दो, सोशल जस्टिस गवर्नेंस रिवाइज़ करके उसका सेक्शनल टेस्ट दोगे, IR रिवाइज़ कर लोगे, फिर GS2 का फुल लेंथ टेस्ट दोगे, उसी तरह आप GS3 का दोगे, फाइनली यहाँ पे GS4 दोगे। सो ये पूरे दिसंबर तक का प्लान रहा। इसके बाद जब हम जैन में एंटर करेंगे तो हम एस्से लगाएंगे, उसके बाद हम मिड जैन से प्री का स्टार्ट करेंगे। इस प्लान को आप अपना हार्ट एंड सोल बना लो। जो टारगेट जिस दिन दिया जाएगा उसी दिन कोशिश करो कि आपको कंप्लीट करना है, चाहे आपको अपनी लिमिट पुश करनी पड़े, चाहे आपको 2-3 घंटे रात में और जगना पड़े, बट टारगेट कंप्लीट करके ही वो दिन रैप अप करना। नाउ इस प्रोग्राम का जो सबसे मेन कंपोनेंट है रियलाइजेशन टेबल, उसकी बात हम करते हैं। ये कैसे काम करेगा, देखो हम क्या करेंगे, किस टाइप का गूगल शीट प्रिपेयर करेंगे और ये शीट ऐसा रहेगा कि इसको कोई भी एडिट कर सकेगा। हमारा जो प्रिज्म ग्रुप रहेगा वहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ डेट लिखा रहेगा, यहाँ पे डेली टारगेट लिखा रहेगा। आज आपका क्या टारगेट है वो टारगेट यहाँ पे लिखा रहेगा। आपको क्या करना है कि ये शीट फिलअप करनी है। पूरे दिन आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करने के बाद आप इस शीट को खोलना, यहाँ पे अपना नाम लिखना, जो टारगेट यहाँ पे दिया गया है देखना उसमें से कितना टारगेट आपने कंप्लीट किया है, कितना कंप्लीट नहीं किया है और आपने आज कितने घंटे पढ़ाई की है। इस तरीके से आप करते जाओगे। हफ्ते के एंड में, वीक के एंड में आपको पता चलेगा कि इस वीक आपने कितने टारगेट कंप्लीट किए हैं, कितने टारगेट मिस किए हैं और कितने घंटे पढ़ाई की है। चूँकि ये शीट ओपन रहेगा, इसको कोई भी एडिट कर सकेगा, तो यहाँ पे आप अपना भी देख पाओगे प्लस दूसरे का भी देख पाओगे कि सामने वाला आपका जो कंपटीटर है वो कितना पढ़ाई कर रहा है, उसका कितना टारगेट कंप्लीट हो रहा है। और देखो ये शीट ना कोई भी एडिट कर सकेगा। तो जो आप यहाँ पे पढ़ाई लिखोगे, जो अपने नंबर्स ऑफ आवर लिखोगे, प्लीज़ आप रियल रहना, कुछ फेक मत लिखना। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको दुनिया को नहीं दिखाना है, ये आपका रियलाइजेशन टेबल है। यहाँ पे आपको देखना है कि आपने एक दिन में, एक हफ्ते में, 7 महीने में कितनी पढ़ाई की है, कितना टास्क कंप्लीट किया है, कितना स्टडी आवर दिया है। तो खुद से ऑनेस्ट रहना। दुनिया को दिखाने के लिए यहाँ पे 12-14 घंटा मत डाल देना। आप 1 घंटा पढ़ाई करोगे तो 1 घंटा डालना, 10 घंटा पढ़ोगे तो 10 घंटा डालना। ठीक है, तो आपका ये रियलाइजेशन टेबल है जो आपको रियलाइज़ कराएगा कि आप कितना एफर्ट दे रहे हो इस एग्ज़ाम को। नाउ जो ये प्रिज्म ग्रुप है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा। जो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है @IS/PCS पाठशाला, वहाँ पे भी मैं प्रिज्म ग्रुप का लिंक पोस्ट कर दूंगा। आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और देखो आज का दिन तो ऑलमोस्ट चला गया, बट फिर भी कोशिश करना कि आज और कल का दिन मिला के ये 10 चैप्टर आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है ये कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आप इस नोट से रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।